मिनॉक्सिल में नहीं है कि रातों रात चमत्कार होना है। टॉपिकल मिनॉक्सिल के भी रिजल्ट आने में 3-4 महीने तो मिनिमम इंतजार करना है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना है कि ओरल ड्रग्स हम कोई भी हम ज्यादातर देते ही नहीं है, और इसको तो कॉस्मेटिक रिजल्ट के लिए कोई पेशेंट ने ले लिया और उसको पता चला मैं बाद में प्रेग्नेंट हुई तो क्या हो सकता है उसको। हेलो गाइस, आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे, और ये टॉपिक है मिनॉक्सिल लोशन वर्सेस टैबलेट्स। तो आपके लिए क्या बेस्ट है? अभी अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखोगे तो जिनको भी बाल्डनेस है और जिनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, काफी डॉक्टर्स है, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो मोस्टली ये दोनों चीजें आजकल यूज हो रही है। तो ओरल मिनॉक्सिल जो कि नया है, तो लेट्स गो इनटू डिटेल कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। मिनॉक्सिल का लोशन लगाना जो 30-40 सालों से यूज हो रहा है, या फिर नया जो ओरल टैबलेट्स अभी मार्केट में आया है जो ट्रेंडी हो रहा है, कि वो अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर नितिन मेरे साथ है। मैं और डॉक्टर नितिन दोनों हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में काफी टाइम से काम करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग काफी सारी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, कंसल्टेशन, ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो लेट्स गो इनटू डिटेल कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। कुछ टॉपिक्स है रिगार्डिंग फिनास्टेराइड, ओरल मिनॉक्सिल, सारी चीजें हम इसमें धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। तो डॉक्टर नितिन, डेफिनेटली हम दोनों डर्मेटोलॉजिस्ट है, काफी टाइम से हम हेयर के पेशेंट अटेंड कर रहे हैं, और अपनी हेयर की प्रैक्टिस भी इन टर्म्स ऑफ साइंस चेंज होती जा रही है। और रिसेंट ट्रेंड्स में देखा जाए तो ओरल मिनॉक्सिल इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट। हम डॉक्टर्स के बीच में तो ट्रेंडिंग है, धीरे धीरे पेशेंट के बीच में भी वो ट्रेंडिंग होता जा रहा है। तो लेट्स गो इनटू डिटेल कि मिनॉक्सिल का हम एंड टू एंड एक पूरा एनालिसिस करें, और अभी जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें क्या बेटर रहेगा पेशेंट के लिए, हाउ उनको अप्रोच, उनको कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आज डिस्कशन रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप मिनॉक्सिल बारे में आप थोड़ी हिस्ट्री दे सकते हो कि कैसे वो यूज होना चालू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल जो शुरुआत हुआ था, मिनॉक्सिडिल टॉपिकल फॉर्म में सब यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मिनॉक्सिडिल वर्क कैसे करता है और उनको शुरुआत कैसे हुई थी। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, जैसे आपको पता है कि मिनॉक्सिडिल पहले एक एंटी हाइपरटेंसिव एक ड्रग ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट उसके आते थे, उसमें फिर वो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता था। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट में देखा गया है कि एंटी हाइपरटेंशन के साथ ही ब्लड प्रेशर कम करता ही था, उसके साथ जो बॉडी पे टर्मिनल हेयर्स है वो बढ़ रहे थे। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि जो अभी इसका साइड इफेक्ट है उसको हम प्रॉपर यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उनका जो ओरल मेडिसिन के साथ उन्होंने टॉपिकल मिनॉक्सिडिल बनाना चालू किया। उसका फिर रिजल्ट आने में फिर धीरे धीरे जो बाल्डनेस है उसको इंप्रूव होने में फिर फायदा होने लगा। तो ये थी कुछ शुरुआत की मिनॉक्सिडिल कैसे मतलब साइंटिस्ट को मिला। डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहला कुछ हाइपरटेंसिव पेशेंट को ओरल मिनॉक्सिल चालू किया गया, उनके ब्लड प्रेशर की इश्यू सॉल्व करने के लिए। और उनमें एक साइड इफेक्ट देखा गया है कि उनके जो बाल्डनेस का एरिया वो वापस अच्छा हो गया। उनमें फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा कि नहीं यार, इससे हम बालों की ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं, खास करके जिनके बाल्डनेस आ रहे रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ज्यादा रिसर्च हुआ कि ये कैसे काम करता है। तो आपको क्या लग रहा है मिनॉक्सिल के मेन मैकेनिज्म काम है, वो बालों में कैसे हेल्प करता है? कि जैसे हाइपरटेंशन के लिए अगर हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स छोटे हो जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब बड़ा करता है। वैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होने के बाद वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, जहाँ पे हमें मेन मैकेनिज्म जो है हमारा कि बिकॉज ऑफ डीएचटी हार्मोन, जो हमारे बाल है उसके नीचे ब्लड वेसल्स है वो थिन होने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बाल मतलब मिनिएचराइज हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे थिनिंग होने लगती है, फिर बाल्डनेस बढ़ने लगता है। लेकिन मिनॉक्सिडिल काम क्या करता है कि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल वहां पे जाके एक्ट होता है, और ब्लड सेल्स जो थिन हो रखे हैं बिकॉज ऑफ डीएचटी हार्मोन, तो उसको बड़ा करता है, वैसोडाइलेट करता है। फिर ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगा तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ग्रोथ फैक्टर मिलेगा, और जो बाल पतले हो रहे हैं वो फिर से नेचुरली अच्छे हो सकते हैं। मेनली मिनिएचराइजेशन है वो करेक्ट होगा। यस। दूसरा, जैसे कि और एक मैकेनिज्म भी मैंने ओरल देखा हुआ है जो भी काम करता है कि एनाजन एंड टेलोजन रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे कि टेलोजन मीन्स जो अपने हेयर लॉस है, मीन्स शेडिंग फेज होता है बालों का। 2 फेज में बाल होते हैं, तो ग्रोथ फेज जहाँ बाल ग्रो करते ही जा रहे, और दूसरा शेडिंग फेज जहाँ पे बाल गिर जाता है, फॉल आउट हो जाता है, और उसका जो रूट होता है वो नए बाल बनाने की प्रिपरेशन करता है। तो बाल्डनेस में ऐसा देखा गया है कि मेजोरिटी पेशेंट का जो ये एनाजन और टेलोजन का रेशियो 90-10 का होता है, वो चेंज होके 70-30 या 60-40 या उससे भी कम हो जाता है। मीन्स काफी सारे बाल हमेशा इनएक्टिव शेडिंग फेज में ही रहेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, वहाँ रूट्स होंगे पर वो ग्रो नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे गैप्स दिखने लगेंगे, वहाँ थिनिंग नजर आने
आने लगेगी कि पहले से डेंसिटी कम आने लगेगी। जो बाल्डनेस का आई थिंक फर्स्ट स्टेज होता है जो यंगस्टर में देखा जाता है वो भी यही होता है कि इनिशियल जो फेज में जो उनको है ना थिनिंग महसूस होती है, वॉल्यूम कम होना होता है, तो ये टाइम पे वो एनाजन टैलोजन रेशियो चेंज हुआ होता है। दूसरा फिर ब्लड सर्कुलेशन में इशू आता है जो आपने समझाया। और तीसरा स्टेम सेल स्टिमुलेशन, कि स्टेम सेल को वो स्टिमुलेट करते हैं, उसके मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता है। ये दोनों तो क्लियर है पर तीसरा मैकेनिज्म नहीं पता है। पर ये तीसरा मैकेनिज्म है जिससे मिनॉक्सिडिल हेल्प करता है। डेफिनेटली टॉपिकल के डोज है आई थिंक उसके हिसाब से सेट किए गए क्योंकि वो वहां पे काम करे और बॉडी में जाए नहीं। तो ये दोनों तो हो गया कि हिस्ट्री में पता चली कैसे ये यूज होता है, मैकेनिज्म हमें पता चल गया। थर्ड, आपको क्या लग रहा है कि मिनॉक्सिडिल की इफेक्ट लेने के लिए क्या डोज सही रहेगा पेशेंट के लिए? वो डोज में टॉपिकल और ओरल अगर कोई दोनों टैबलेट और उसका डोज देखा जाए तो कौन सा कैसे काम करेगा? शुरुआत तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से करते हैं क्योंकि लंबे समय से हम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं। और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल अगर हम स्टार्ट करें तो अगर फीमेल पैटर्न बार्डनेस है तो उसमें हम 2% लोशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां मेल पैटर्न बार्डनेस है वहां पे 2% इतना सफिशिएंट नहीं होगा, तो वहाँ कम से कम 5% से हमें स्टार्ट करना होता है। तो ये दोनों आई थिंक यूएस ट्रीटमेंट एप्लीकेशन है। यस, और 10% फॉर्मुलेशन भी आता है। जब मतलब ये ऑफ द लेबल यूज हम कर सकते हैं जब पेशेंट में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। उनमें मिनॉक्सिडिल का एक एंजाइम रहता है जो कि प्रॉपर उसमें वे में मैकेनिज्म के लिए वो हेल्प करता है। अगर वो सफिशिएंट नहीं हो कुछ पेशेंट में तो 10% मिनॉक्सिडिल भी हमें यूज करना पड़ता है। तो फीमेल्स में अगर 2% ना काम करे तो 5% में हम शिफ्ट करते हैं। 2% है FDA अप्रूव्ड और 5% ऑफ लेवल है जो डर्मेटोलॉजिस्ट लिख के दो तो ही यूज करना है। यस यस। और 5 and 10% मेल में यूज होना है जिसमें 5% इज द मिनिमम। यस, FDA ने अप्रूव किया है कि आप बाल्डनेस के लिए डोज यूज करो, सेफ है। वो भी 1 ml क्वांटिटी सेफ माना जाता है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना है। और 10% है जिनका एंजाइम नहीं काम कर रहे, वो मिनॉक्सिडिल को एक्टिवेट नहीं कर रहे उनके लिए। ये तो हो गए टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के डोजेस। और आप उसके अनुरूप ओरल मिनॉक्सिडिल के क्या डोज होते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, अगर टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के बाद हम ओरल मिनॉक्सिडिल पे शिफ्ट करते हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल के डोज है वो 1.25 मिलीग्राम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सेफ साइड डोज है, फीमेल पैटर्न बार्डनेस भी हम 1.25 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, मेल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक डिसेंट रिजल्ट आने के लिए नियर अबाउट 2.5 मिलीग्राम से हम ओरल मिनॉक्सिडिल मेल पेशेंट में हम दे सकते हैं। और जो पेशेंट में जैसे कि 10% लोशन है हमारा, वैसे ही रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डोज लेना है या फिर थोड़ा सा हाई डोज लेना है, तो 5 मिलीग्राम ओरल डोज ऑफ मिनॉक्सिडिल इज सफिशिएंट, जो हमें साइड इफेक्ट भी मिनिमम होंगे और रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो मोस्टली ये 5 मिलीग्राम वाला डोज है। आई थिंक मॉर्निंग इवनिंग 2 टैबलेट्स रहेगा। और कोई भी पेशेंट स्टार्ट करना चाहता है तो 1.25 मिलीग्राम से स्टार्ट करना चाहिए। और हो सके तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उससे पूरा पहले हेल्थ फिटनेस हिस्ट्री लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो ये तो हो गया डोज। आप मिनॉक्सिडिल को ओवरऑल देखा जाए तो कंपेयर कहाँ पे करोगे कि ओरल मिनॉक्सिडिल और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दोनों में रिजल्ट वाइज क्या अंतर है? और दूसरा है कि इनकी कंपैरिजन अगर हम फिनास्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड और बाकी ट्रीटमेंट से करें तो वहां पे कौन सा रैंक में आ रहा है? तो ओरल मैंने देखा गया है कि, और कुछ स्टडीज भी मैंने पढ़ी है, तो स्टडीज में भी मैंने देखा है कि एक मेटा एनालिसिस हुआ था जिसमें सारे ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप के हेयर लॉस के लिए, मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए दिए गए। और उसमें उन्होंने नोटिस किया सबसे बेस्ट वर्क करता है, अगर पहले नंबर पे लाओगे तो वो है ओरल ड्यूटास्टेरॉइड, जो कि एक DHT ब्लॉकर है। सारे हेयर एंजाइम में जो 5-अल्फा रिडक्टेज है दोनों को ब्लॉक करके अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसका एक डोज आता है जो हम डॉक्टर्स हर एक पेशेंट का देख के डिसाइड करते हैं। तो अगर ओरल ड्यूटास्टेरॉइड दिया जाए तो सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ देखी गई है। सबसे अच्छे रिजल्ट लाने के लिए केस में वो बेस्ट माना गया है। दूसरे नंबर पे आता है ओरल फिनास्टेरॉइड 5 मिलीग्राम। मीन्स फिनास्टेरॉइड लेना है पर फुल डोज 5 मिलीग्राम में लेना है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ओरल फिनास्टेरॉइड 5 मिलीग्राम लोगे तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स और लॉस ऑफ लिबिडो और वो सारे चांसेस ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, आप 50-60s में हो और आपको लग रहा है कि आप सेक्सुअल लाइफ नहीं एंजॉय करनी है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। तीसरे नंबर पे बाय सरप्राइज ओरल मिनॉक्सिडिल आया और वो 5 मिलीग्राम डोज में आया कि इन दोनों के बाद तीसरा ओरल मिनॉक्सिडिल 5 मिलीग्राम वाला अगर डोज यूज किया जाए तो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। तो ये तीसरे नंबर पे
पे है। इवन ओरल फिनास्टेराइड जो कि 1 मिलीग्राम डोज दिया जाता है, जो कि यूएस एफडीए रेकमेंड है, वो भी 4th नंबर पे आता है, उससे भी बेटर ये माना गया है। ओरल मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली थोड़ी और स्टडीज चाहिए तो इसके ऊपर हम थोड़ा और फर्म हो सके भाई हाँ ये डेफिनेटली वे बेटर है देन इवन ओरल फिनास्टेराइड। और लॉन्ग टर्म इसके सेक्सुअल साइड इफेक्ट होने का रिस्क भी कम है, तो वो एक चीज है। पर दूसरा इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट है, वो पॉइंट भी हमें देखना रहता है आगे जाके। ओरल मिनॉक्सिडिल है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे ही। चांसेस आर हाई। तो लेट्स कम टू अभी साइड इफेक्ट की बात आई तो हम साइड इफेक्ट प्रोफाइल कंपेयर करते हैं। तो दोनों के साइड इफेक्ट है, ओरल के भी और टॉपिकल के भी। दोनों के 2 टाइप के साइड इफेक्ट है, लोकल जो कि स्किन रिलेटेड साइड इफेक्ट है और बॉडी में साइड इफेक्ट है। तो आपका कुछ इसमें एनालिसिस क्या बोलता है कि कौन सा कहाँ पे फिट होता है, कौन इसके साइड इफेक्ट ज्यादा अच्छे है किसके बुरे हैं, आपको क्या लगता है? अगर बुरे ही सोचा जाए तो ओरल मिनॉक्सिडिल जो भी हम लेते हैं तो अंदर जाएगा शरीर में, तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट होने के चांसेस वहां पे ज्यादा है। लेकिन टॉपिकल का फायदा यह है कि वो सिर्फ हमें टॉपिकली साइड इफेक्ट करेगा। जैसे कि मिनॉक्सिडिल के टॉपिकल के साथ हमने देखा गया है कि साइड इफेक्ट जो है वो सबसे बेसिक है कि वो इरिटेशन करता है, इची होने के चांसेस है, बाल ड्राई होने के चांसेस है। फीमेल पेशेंट में सबसे कॉमन है कि बालों का जो ड्राइनेस है वो बढ़ने लगता है, तो फिर वो कोम करना ये ज्यादा बन सकता है। तो जो टॉपिकल के साइड इफेक्ट है मेनली लोकल रिलेटेड ज्यादा है, रेयरली सिस्टमिक रिलेटेड है। अगर मैं नाम और लिस्ट दूं आपको तो सबसे कॉमन है तो ड्राई एंड इरिटेशन होता है स्कैल्प में, फ्लेकीनेस आती है, ड्राइनेस आती है। कई बार पेशेंट के बाल फ्रीजी हो जाता है। मेल्स में तो छोटे बाल होते हैं, चल जाता है, दूसरे दिन वॉश कर लेते हैं। फीमेल्स डेली वॉश नहीं कर सकते तो उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट रहता है कि हर रोज मिनॉक्सिडिल लगाओ और वो अंदर स्टिक करता रहेगा, 2 दिन के बाद वॉश होगा तब तक में ड्राइनेस फ्रीजीनेस बहुत बढ़ जाती है। कई पेशेंट को मिनॉक्सिडिल टॉपिकल बेस में सूट भी नहीं होता, उसका जो बेस होता है उससे एलर्जी। कल ही एक पेशेंट था मेरा जिसको आईज में स्वेलिंग और टॉपिकल स्वेलिंग आया, तो हमने अभी टोटल मिनॉक्सिडिल बंद किया और आगे जाके ओरल में शिफ्ट करने वाला है। तो डेफिनेटली टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के लोकल साइड इफेक्ट ज्यादा है, पर उसका एक फायदा ये भी है कि जिसको सूट हो रहा है वहां लोकली काम करेगा, बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे रूटीन ऑयल जैसा वो यूज कर सकता है। और अभी टॉपिकल मिनॉक्सिडिल में भी मैंने देखा हुआ है, हमने जो भी लास्ट 1-2-3 साल से हमने प्रिसिशन चेंज किया है कि हम अल्कोहल बेस नहीं यूज करते। तो टॉपिकल में ये एडवांटेज भी है कि अल्कोहल बेस की जगह अल्कोहल फ्री यूज किया गया ना, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, पेशेंट को कंप्लायंस ज्यादा है, लॉन्ग टर्म लगाने में इजी अच्छा रहता है। मतलब जो पुराने फॉर्मुलेशन थे जो साइड इफेक्ट कर रहा था अल्कोहल, अगर उसको मिटा दे तो साइड इफेक्ट बहुत अब कम हो रहे हैं। हाँ, अल्कोहल का ऐसा भी बोला जाता है कि अल्कोहल बेस की इफेक्ट ज्यादा आती है। जैसे 10% वाला पेनिट्रेशन के लिए अल्कोहल ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो अल्कोहल मिनॉक्सिडिल में क्यों होता है, मेन इसका पेनिट्रेशन एनहांस करने के लिए होता है कि वो अच्छा व्हीकल है, वो जल्दी पहुंचाएगा, बालों के जोड़ों में ज्यादा पहुंचाएगा, जबकि लिपिड बेस थोड़ा कम पहुंचाएगा। पर अगर पेशेंट लगा ही नहीं पाएगा बराबर ना, इतना इरिटेशन होगा, तो वो बेटर है कि नॉन अल्कोहलिक ही यूज करे। टॉपिकल के रेयरली मैंने 1-2 पेशेंट के साइड इफेक्ट देखे कि किसी के हार्ट बीट बढ़ गए हो या उसको ज्यादा चक्कर जैसा आ रहा है, हेडेक हो रहा हो, वो मोस्टली ओवरडोज किया गया रहता है या उसका स्काल्प बहुत सेंसिटिव होता है, तभी ऐसा होता है कि मिनॉक्सिडिल ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाता है। मेरे भी 1-2 बार एक्सपेरिमेंट के लिए 4-5 ml लगाया तो मेरे को भी थोड़ा हैंगओवर, हेडेक, गिडीनेस जैसा फील हो रहा था। वो टेम्पररी था 10-15 मिनट के लिए, अदरवाइज इतना प्रॉब्लम नहीं आया था। पेशेंट मतलब उसको लगता है कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए और 1 ml की जगह 2 ml 3 ml तो ऐसे करते हैं। पेशेंट ये भी बोलते हैं कि यार 1 ml तो सर कहाँ सफिशिएंट होता है, 2 ml 3 ml तो चाहिए। पर गाइस ऐसा नहीं है, 1 ml का लिमिट इसीलिए है कि वो सेफ्टी लिमिट क्रॉस ना करे और डेफिनेटली उससे रिजल्ट आएगा। मिनॉक्सिडिल में नहीं है कि रातों रात चमत्कार होना है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के भी रिजल्ट आने में 3-4 महीने तो मिनिमम इंतजार करना है। पहले तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल में वो भी है कि शेडिंग फेज आएगा कि 10-15 दिन तो जो आपके शेडिंग फेज में हेयर होंगे, जो अभी गिरे नहीं है वो पहले गिरना चालू होंगे, फिर वो एनाजेन एक्टिव ग्रोथ फेज में जाएंगे। पेशेंस जरूरी है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि लोकल साइड इफेक्ट प्लस हेयर शेडिंग बढ़ जाता है। तो आप अभी ओरल मिनॉक्सिडिल के बारे में बताइए, तो टॉपिकल का हुआ, उसमें क्या सिस्टमिक साइड इफेक्ट हम एनकाउंटर कर सकते हैं? जैसे ओरल मिनॉक्सिडिल यूज ही हुआ था कि हमें हाइपरटेंशन कंट्रोल में लाना है, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कि हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है। उसके बाद बहुत ज्यादा डोज अगर हम यूज करें, मोर देन 5 मिलीग्राम यूज करें, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन ऐसे भी चांसेस है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, मतलब पेशेंट को पता नहीं होगा कस्टमर। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब हमें जो हमारा हार्ट है उसके बाजू में एक स्पेस रहती है, वहां पे लिक्विड जमा होना चालू होता है।
ओके, पानी भरना है, यस, पानी बनना चालू होता है। जैसे लंग्स में पानी भरता है, प्लूरल इफ्यूजन हाँ, बोलते हैं वैसे ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो ये थोड़ा डेंजरस साइड इफेक्ट है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। वो अगर प्रॉपर वे से लिया जाए और स्लोली डोज के हिसाब से लिया जाए तो इतना कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये डोज डिपेंडेंट है, डोज डिपेंडेंट मैक्सिमम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है। तो आपको एक डोज क्रॉस नहीं करना है, वरना ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे शुगर का डोज क्रॉस किया तो शुगर हो जाएगा, सॉल्ट ज्यादा खाया तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सिमिलरली इसका ज्यादा डोज ले लिया तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा डायलेक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो है हर एक टिश्यू में बढ़ जाएगा। जैसे कि पेडल इडीमा बोलते हैं, लेग इडीमा, वो भी चांसेस रहते हैं इसमें। तो दीस आर 3 नोटिसेबल साइड इफेक्ट्स जिससे आपको तुरंत पता चल रहा है कि बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, बराबर ना, ब्लड प्रेशर लो होना, आपको चक्कर जैसा, गिडीनेस जैसा फील होगा, हो सकता है। बराबर ना, आपको थोड़ा अनइजीनेस लगेगा। दूसरा, आपके पैरों में सूजन बढ़ जाएगी, तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर को मिलना है कि सर ये दवाई सूट नहीं कर रही। तीसरा, अगर यहाँ पे चेस्ट में भारीपन लग रहा है या लंग्स में भारीपन लग रहा है, प्लूरल या पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बहुत रेयर है, होने के चांसेस कम है, पर ये एक चांसेस है। तो इसमें किसको नहीं लेना चाहिए? प्रेगनेंसी में क्या ले सकते हैं? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना है कि ओरल ड्रग्स हम कोई भी हम ज्यादातर देते ही नहीं है, और इसको तो कॉस्मेटिक रिजल्ट के लिए कोई पेशेंट ने ले लिया और उसको पता चला मैं बाद में प्रेग्नेंट हुई, तो क्या हो सकता है उसको? मतलब ज्यादा ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों में हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब बच्चों के बाल बड़े हो सकते हैं ऐसे हो सकता है। इस बच्चों के भी बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। हाँ, बच्चों के बालों ग्रोथ, न्यूनेटल हाइपोट्राइकोसिस, यस यस, आगे बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली जिनको किडनी डिजीज हो, जिनको ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हो, यस, बराना, जिनको हार्ट की रिलेटेड बीमारी हो, उनको तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सोच के ही लेना चाहिए। हो सके तो ओरल टैबलेट्स अवॉइड करने चाहिए। हाँ, जो आजकल की जनरेशन है जो 20 से 30 में बाल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है उनके लिए सेफ अल्टरनेटिव है। जो रोज मिनॉक्सिल से साइड इफेक्ट आ रहे हो, उनके लिए बेटर इंडिकेटर है कि आप ओरल डोज में शिफ्ट हो जाओ। जिनको बार बार रोज लोशन लगाना पसंद नहीं है, हाँ, ऑलरेडी ड्राई फ्रिजी हेयर या डैंड्रफ प्रोन स्काल्प है, सेंसिटिव स्काल्प है, जिनको लगाने से और साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको शिफ्ट होना चाहिए। और लास्टली नोटिस किया है जिनको टॉपिकल से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मींस आई हैव, अभी मैंने कुछ पेशेंट को शिफ्ट किया है, मींस लास्ट 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, तो मैं 10% वाला मिनॉक्सिल देने की जगह पे क्या कर रहा हूँ कि 5% लोशन यूज कर रहा हूँ और साथ में एक टैबलेट भी देता हूँ। तो मॉर्निंग में पेशेंट टैबलेट यूज करता है और रात को टॉपिकल मिनॉक्सिल लगाता है, लिपिड बेस अल्कोहल फ्री। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, हेयर फॉल का रिस्क नहीं हो रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बाद में पेशेंट को चॉइस मिलती है आपको टैबलेट खाना है या लोशन खाना है, तो दे कैन डू, बिकॉज लोगों को फिनास्टाइड नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं, तो मिनॉक्सिल ज्यादा सेफर और बेटर वेरिएंट हो सकता है वहाँ पे। उसकी जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट का जो डर रहता है वो इसके साथ हमें नहीं आएगा, अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमें कॉन्ट्राडिक्शन। और लास्ट, अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है पेशेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? पेशेंट को सबसे पहले उनको जान लेना है कि मेरा बार्डनेस कैसे, मेरी थिनिंग कैसी है। एज के हिसाब से हमें पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है, उसको कंसर्न करना है कि मेरा थिनिंग, और उसके हिसाब से वो गाइड करेंगे आपको। और एकदम जैसे स्टार्ट किया हमने कि स्लो डोज से, एकदम लो डोज से हमें स्टार्ट करना है। 1.2 मिलीग्राम 1.25 मिलीग्राम जो हमारा स्टैंडर्ड है लो डोज का टैबलेट, उससे हमें स्टार्ट करना है। तो ये आइडियली हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी कम होंगे और हमें रिजल्ट आने के भी चांसेस अच्छे है उसमें। तो अल्टीमेटली दोस्तों, अगर देखा जाए ना, अगर आपको बाल्डनेस है ना, तो ऐसा मत समझो कि आपके लिए कोई ABCD 4 दवाइयां है और यही काम करेगी। एक्चुअली इसमें बहुत सारी साइंस है, हर एक के लिए टेलर्ड मेड ट्रीटमेंट होने चाहिए। लाइक अगर कोई 25 साल का ग्रेड 3 बाल्डनेस वाला पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा अलग रहेगा। अगर 45 का रहेगा तो उसका अलग रहेगा। 25 में हम मिनॉक्सिडिल, फिनासेराइड, PRPs ये ज्यादा हम प्रेफर करेंगे, जबकि 45 में आएगा तो हम सीधा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बारे में ज्यादा सोचेंगे, बिकॉज उनके केस में बालों की जड़ें इतनी एक्टिव नहीं रहेगी। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपकी एज के हिसाब से, आपके फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स, आपके बाल्डनेस की स्थिति क्या है, आपके ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस हो जाए, उसके बाद फाइनल हो। ओके, आपकी हेल्थ हिस्ट्री और सारी चीजें भी उसमें जरूरी है। तो ये बात थी ओरल और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के बारे में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गए हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम ट्राई करेंगे उसको हर एक को रिप्लाई करने का। दूसरा, अगर आप हेयर लॉस से आपको भी प्रॉब्लम है तो अभी हमने नया एक सिस्टम चालू किया है जिसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको कुछ फ्री में प्रोवाइड
प्रोवाइड करेंगे। हम लोग और हमारी डॉक्टर्स की टीम है, आपको हर एक पेशेंट को डेफिनेटली एक हेयर कंसल्टेशन फ्री में दिया जाएगा और आपको ट्रीटमेंट प्लान बना के दिया जाएगा। इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस ट्रीटमेंट कंसल्टेशन पार्ट, तो आपको फ्री एनालिसिस के लिए आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम को जो दिए गए नंबर पे, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, डेफिनेटली कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आएंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक्स के ऊपर आपको लग रहा है कि पॉडकास्ट की जरूरत लग रही है तो हमें जरूर मैसेज कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।